हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू वेदांतिक यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है यूट्यूब पर इसी चैनल पर हमने क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के ऊपर 30 डेज के अंदर, ठीक है, पूरा सिलेबस कवर होगा। हर एक कंसेप्ट जो इसमें समझाऊंगा यहीं से पेपर बन के आएगा भाई, इससे बाहर बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो सीरीज लॉन्च कर दी गई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सीरीज पर चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, उसका पार्ट 1 आ चुका है। कितनों ने पार्ट 1 देख लिया है? ठीक है, अब उसी का पार्ट 2 है ये। ठीक है, अब पार्ट 2 पर बेसिकली हम क्या करेंगे, गॉस थ्योरम देखेंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम से मेजरली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, या तो गॉस थ्योरम या पार्ट 1 से कोई क्वेश्चन आएगा, पक्का लिख के ले लो, गारंटी 100%। या तो पार्ट 1 से आएगा कोई एक क्वेश्चन, या तो गॉस थ्योरम से आएगा इस पार्ट 2 पर। आज पार्ट 2 बिल्कुल अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, अब चलो इसको स्टार्ट करने से पहले जरा सा, ठीक है, कैसे स्कोर क्लियर करें 80+ मार्क्स इन लास्ट 30 डेज। अब मेरा एक्सपीरियंस कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लास 12 वाले बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी है। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनको दिक्कत नहीं आएगी। अब जिन्होंने पूरे साल मस्ती करी, अब बोर्ड का पेपर आ गया, फरवरी में स्टार्ट है, उनको दिक्कत आएगी। अब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया। कितने हैं भाई? हाथ ट्रेस करो अपने आप को। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया? यार मैं कह रहा हूं, ये 30 दिन या 1 महीना तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, तो तेरे 80+ आराम से आएंगे यार, बिल्कुल। ठीक है, और एक ये होता है कि आप कभी कभी दिमाग नहीं चलता, मेंटल स्ट्रेस भी आता है। ठीक है, इस तरीके से कि भाई अगर फेल हो गए इस तरीके से समथिंग, ठीक है, तो वो चीज़ अभी माइंड पर बिल्कुल मत लाओ। ठीक है, बस आप देखो कि जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए, और जिन्होंने पढ़ा वो रिवीजन करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरी सीरीज को देख सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ चुका है, जिनको कंसेप्ट रिवीजन करना है, ठीक है, वो देख सकते हैं। और जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, उनके लिए तो यार बेनिफिट है, फ्री कॉस्ट, कुछ नहीं करना आपको, वीडियो देखना है बस। ठीक है, 30 दिन आएगी, और मैं पहले बता दिया था, चैप्टर 1 रहेगा, उसका पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, और लास्ट पर उस चैप्टर से रिलेटेड जो PYQs क्वेश्चंस आए हैं, सारे PYQs स्पोर्ट्स में सारे देखेंगे, सारे लगाएंगे। ठीक है, लास्ट 5 लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, सब PYQs लगाएंगे। ठीक है, तो एक चैप्टर के 3 वीडियो आएगी। ठीक है, ध्यान में रखो इस चीज को। अब 80+ स्कोर कैसे करें फिजिक्स पे लास्ट 30 डेज, क्या करें? सबसे पहला काम, वीडियो देखो आराम से। ठीक है, अब वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन हाथ साथ में होने चाहिए। वीडियो देखने से खाली कुछ नहीं होगा, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट 30 दिन ही तो मेहनत करनी है। और इतनी मेहनत करके आपका अगर स्कोर अच्छा आ रहा है, बढ़िया भाई, अरे पूरे साल तो मस्ती कर ली यार। अब थोड़ा सा जो 30 दिन बचे हैं, बस इस 30 दिन पढ़ लो बढ़िया से, और तब आप कैसे होगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। रिजल्ट अच्छा आएगा, फिर कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से। अब ये होता है ना कि अगर आपका रिजल्ट खराब आया तो आपके जो पड़ोसी है, रिलेटिव है, रिश्तेदार है, फोन करते हैं, अरे आपके बेटे का रिजल्ट क्या आया? अरे यार मेरे बेटे पर रिजल्ट, एक थोड़ा सा पेरेंट्स को एक्वर्ड फील आता है। और इस बार अगर आपके 80+ आ गए, ठीक है, तो सामने से रिलेटिव का फोन आएगा। ठीक है, और रिलेटिव फोन आया, और इस बार पेरेंट्स ने उठाया, सीधा आप उठाओ, जवाब दो भाई, क्यों हिला डाला ना। एक तरीके से आता है ना मेरे प्यारे बच्चों, फील आती है अंदर से, हाँ यार 30 दिन पढ़े और 30 दिन में मैंने निकाल लिया। बाकियों को 1 साल लग गया, लेकिन मैंने 30 दिन पढ़ा, लास्ट 30 दिन, और उस 30 दिन मैंने ऐसी मेहनत करी कि मेरा स्कोर 80+ आ गया। अब ये 30 दिन आपको करना है, अब ये दिमाग से करना हो। देखो कुछ बच्चे होते हैं निकाल भी लेते हैं, यकीन नहीं आ रहा, तो मैं अपने चलने एग्जाम्पल देता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो। ठीक है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है। ठीक है, मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे। ठीक है, एक पेरेंट्स आए थे, उनका मतलब एक स्टूडेंट बच्चा था। ठीक है, अब वो बच्चा, ध्यान दो इस चीज को, फिजिक्स में भी फेल था। ठीक है, फर्स्ट सेकंड टर्म को जो पेपर होता है ना, उस पर उसके बहुत कम मार्क्स थे भाई, पासिंग मार्क्स थे, इससे पासिंग मार्क्स भी नहीं थी, फेल था इस तरीके से। कभी 19 थे, एक पे 21 थे। ठीक है, फिजिक्स पर। ठीक है, केमिस्ट्री में चलो पासिंग मार्क्स है उसके। ठीक है, मैथ में भी कहीं ना कहीं थोड़े पासिंग मार्क्स बन गए थे उसके। ठीक है, इस तरीके से 31 थे उसके, ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे।
लेकिन वो फिजिक्स पे फेल था, ठीक है। तो पेरेंट्स ने कहा कि सर आप कुछ कर दीजिए, कुछ कीजिए। लास्ट ईयर का उसने नवंबर में ज्वाइन किया था, नवंबर का टाइम था, और उसने मैडम ने ज्वाइन किया। देखो उसने कोचिंग बहुत सारी ली थी, सारी चीज़ें पेरेंट्स ने मेरे को पहले ही बता दी थी कि इसने कोचिंग बहुत ले रखी है, जगह जगह बदला, लेकिन फिर भी रिजल्ट इंप्रूव नहीं हो पाया, ठीक है। और मैंने उसको अब मेरे पास ज्वाइन किया यार, मेरे पास जो भी आता ना यार, मैं लिटरली कह रहा हूँ, चाहे वो एवरेज हो चाहे बिलो एवरेज बच्चा हो, मैं ले लेता हूँ उसका एडमिशन, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है। नवंबर से स्टार्ट किया मैंने, नवंबर से, और दिसंबर, जनवरी और फेब तक, ठीक है। इन 3-4 महीनों के बीच में ही मैंने उसको पूरा सिलेबस करवाया, पूरा सिलेबस। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं, नहीं, जो चीज उसको समझ आ रही है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझाया, पूरी हर चीज करवाई उसको, ठीक है। एक होता है कि टीचर अगर एफर्ट मार रहा है ना, तो स्टूडेंट्स को भी एफर्ट मारना पड़ेगा। ताली कभी भी एक हाथ से, सिंगल हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ लगाने पड़ते हैं ताली बजाने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो एक जगह से चीज नहीं आएगी भाई, एफर्ट दोनों जगह से पड़ते हैं, ठीक है। तो मैंने उसको पूरी PYQs कराई, लास्ट में मैंने उसको PYQs कराई, मैं जो जो बात उसको समझाई एग्जाम में वो फॉलो करके आया, और उसके 80+ आए थे फिजिक्स पर। आपको लगेगा मजाक है, मिरेकल, मजाक नहीं होता यार। अगर कोई ना बिल्कुल अच्छे से अपने मेहनत करता है ना, लास्ट में भी कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अच्छे से कर रहा है, परफेक्शन है, तो रिजल्ट आता है भाई, रिजल्ट अपने आप आता है, ठीक है। मैं झूठ नहीं कहता, ठीक है, बिल्कुल रियल था, रियल के साथ था, रियल सुनाया था मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से अब वीडियो को चला स्टार्ट करने से पहले, अब जो ये सीरीज आई ना मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर, वेदांतिक के ऑफलाइन सेंटर खुल चुके हैं, ठीक है। देखो आपको आना कहाँ है, एड्रेस मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि द्वारका सेक्टर 7 रामपाल चौक के पास हमारा पहला सेंटर खुला है, ठीक है। वेदांतिक ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, कोर्सेज इतने हैं कि आप गिन के मतलब, कोर्सेज बहुत सारे हैं, नीट है, CBSE करना है आपको, जी मेंस करना है आपको, जी एडवांस करना है, सारे कोर्सेज है, ठीक है, अवेलेबल है। क्लास 9 फाउंडेशन कोर्सेज भी है, अवेलेबल है क्लास 9 एंड 10 के लिए, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स है, सारे प्रोग्राम का प्राइस बहुत ही कम है, ठीक है, 1999, ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडेड। अरे अब बहुत से कोचिंग सेंटर होते हैं कि 1000 देना पड़ता है, कि केमिस्ट्री के अलग 1000 देना पड़ता है, फिजिक्स के अलग 1000 अलग देना पड़ता है, मैथ के अलग। 1999 पे सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब, ठीक है। बेनिफिट आपके लिए फ्री ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है भाई, ठीक है। अब ये नई चीज है, ठीक है। हमने क्या किया है कि हमने कहा कि आप क्लास 12th के बोर्ड का प्रिपरेशन करनी है या 10th के बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, आओ फ्री मॉक टेस्ट दो, आप आओगे, फ्री मॉक टेस्ट, इसकी कोई कॉस्ट नहीं ली जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बस आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास 12th या 10th के हो, किसी के भी हो, आपको आना है, अपनी हम आपको क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करना है, हम चेक करके भी आपको देंगे, हम ये चीज गाइडेंस भी करेंगे यार। एक होता है कि आप मॉक टेस्ट देने आए और चले गए, कुछ हुआ ही नहीं, फायदा ही क्या है। मॉक टेस्ट देने आओ, अपने जितने भी डाउट्स है, चाहे वो मॉक टेस्ट में आए चाहे पहले से इकट्ठा थे, सारे डाउट्स पूछो, सारी गाइडेंस लो कि सर 10th पर अगर मैंने कोई मतलब मेरा जो 10th क्लास का सिलेबस था साइंस का सर बहुत सारा रहता, सर कैसे करूं सर, बोर्ड का पेपर आ गया, हम गाइडेंस करेंगे आपको, ठीक है, वो तरीका बताऊंगा मैं, ठीक है। सर फिजिक्स में मेरा आधा सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो मेरे को क्या चीज करनी चाहिए अब सर, या क्या मेरे को पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, या जो चीजें मैंने कर दी है उसी में बिल्कुल बेस्ट कर दूं, ठीक है। तो इस सारी चीजें हम बताएंगे गाइडेंस के साथ, ठीक है। फ्री 1 वीक ट्रायल है, आपकी इच्छा कि अगर आप आए 1 वीक चलो पढ़ा देख लिया कि कैसे सब कुछ है, अच्छा लगे तभी इनरोल हो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपको फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि क्या चीज आपको पसंद नहीं आए, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई इनरोल करना चाहता है, ठीक है, तो इस नंबर पर क्या कर सकता है, मिस कॉल दे सकता है, बात कर सकता है, ठीक है। और व्हाट्सएप का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो चैनल है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। आप उसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, जितने भी डाउट्स है, जो भी नोट्स, जो भी पीडीएफ, जो भी क्वेश्चन, ठीक है, वो सारी चीजें वहीं पे आया करेगी ताकि आपको आसानी में मिल जाए, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम का चैनल का लिंक नीचे प्रोवाइड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो अब करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो
तो बच्चों आज स्टार्टिंग में देखते हैं एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर होता क्या है, ठीक है। टॉर्क तक हमने सब कुछ सीख लिया था कि ये अलग एक डायपोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर टॉर्क लगता है, ठीक है। वर्क डन देख लिया, कितना वर्क डन करता है, ठीक है। सारी चीजें हमने देख ली। फर्स्ट टॉपिक है क्या है, एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होता है, देखो आपके पास एक सरफेस होता है, ठीक है। मान लो कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये मैंने एक प्लेन सरफेस लिया, ठीक है, ठीक है। एरिया वेक्टर इसका क्या होगा, एक छोटा सा, अगर मैं छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, एरिया एलिमेंट एक छोटा सा ले रहा हूं मैं, ये रहा, ठीक है। छोटा सा क्या है, डीएस, एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो इस छोटे से एरिया एलिमेंट का, ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो इसका जो छोटा सा होगा ये एन कैप, ठीक है। बेसिकली ये आपका क्या होता है, एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर होता है क्या, कोई भी आपके पास सरफेस है, ठीक है, सरफेस के बाहर एक नॉर्मली आउटपुट डायरेक्शन पर, ठीक है, एक वेक्टर निकलता है, ठीक। कैसे, एन वेक्टर क्या है, नॉर्मली है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है, सरफेस का एरिया वेक्टर। जैसे कि यहां पर है, एरिया वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, ए वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर। अब ये वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो इसका मैग्नीट्यूड माना मैंने कि अगर ए है और इसकी डायरेक्शन क्या है, एन कैप, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होती है, ठीक है, एरिया वेक्टर। अब ध्यान रखना है कि ना, सरफेस के जो नॉर्मली आउटवर्ड होगा ना, वही एरिया कंपोनेंट लेना है आपको, अंदर वाला नहीं, आउटवर्ड, बाहर वाला, सरफेस के बाहर वाला। जैसे कि आप यहां पर मानो, ठीक है, ये मैंने एक सिलेंडर बनाया है, ठीक है, इस केस पर, ठीक है। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, देखो ये बाहर की तरफ शो कर रहा है एन कैप, ये भी बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटपुट होगा ना, और ये यहां पर बाहर की तरफ, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या है इसका, इस वाले का, इस वाले सरफेस का इस तरफ बाहर की तरफ, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। इस कर्व सरफेस एरिया का नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है, इस तरीके से परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, ध्यान में रखना इस चीज को बस। सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपके है एरिया वेक्टर की कहानी, क्या एरिया वेक्टर होता है, ठीक है, बेसिक। अब इस एरिया वेक्टर से आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता था कि एक, मान लो एक प्लेन, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग एन एरिया ऑफ ए सरफेस परपेंडिकुलरली। ध्यान में रखो इस चीज को, मतलब अगर आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास कर रही है, ठीक है, पास कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैसे पास करनी चाहिए, परपेंडिकुलरली, 90 डिग्री के एंगल के साथ पास करनी चाहिए उस सरफेस से, ठीक है। और कितनी करती है, कितनी की जा सकती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलरली, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इसको लिखो इस तरीके से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग perpendicularly to the area of cross section of a surface, ठीक है। ध्यान में रखो इस चीज को कि आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही जा रही है उस सरफेस को, सरफेस है ये बोलो, ठीक है। अब इससे कितनी गई, क्या 3 गई, क्या 4 गई, क्या 5 गई, वही उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा, अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना चाह रहा हूं,
एक छोटा सा, मतलब क्या है छोटा सा, मैंने एक छोटा सा सरफेस का छोटा सा क्या लिया, एरिया एलिमेंट, और उस छोटे से एरिया एलिमेंट से मैं ये पता करना चाहता हूं कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर सकती है। तो अगर छोटा एरिया एलिमेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगी उससे वो भी तो छोटी होगी, तो इसलिए डी, डी का मतलब देखो यहाँ का छोटी 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 छोटी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस, ठीक है, समझ में आया। इसी को चीज सॉल्व करते हैं आगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी, छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बिल्कुल छोटी सी, किसके इक्वल होगा, ई, ठीक है। और यहां पर ds को क्या होगा, ds n कैप, ds क्या होगा, n कैप, ठीक है। ये n कैप क्या, देखो ds एक वेक्टर है ना, अभी तो बताया था पीछे एरिया वेक्टर, अरे यार नहीं बताया था, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ds एक एरिया वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड होगा ds और n कैप, ठीक है। तो d ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, यह आ जाएगा आपका छोटा सा, तो यह आ जाएगा आपका ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे पूरा, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो पूरे के लिए, ठीक है, पूरे क्लोज सरफेस के लिए छोटे वाले को T5 को करोगे, ठीक है। तो आपको मिल जाती है क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि इस सरफेस से, ये सरफेस बना हुआ है ना, इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही है, ठीक है, वो है फाई ई, ठीक है। टोटल फ्लक्स से कहो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, समझ में आ गया इतना बात, बहुत सही, ठीक है। अब देखो ये टोटल है, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई डॉट ए, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान में देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां लिखोगे फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया था, ई ए कॉस थीटा, फ्लक्स ही निकालना, ई ए कॉस थीटा, नहीं आई बात समझ में। अब अभी देखो, अभी और भी चीजें, सारी चीजें बताऊंगा, एक मिनट, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ए कॉस थीटा क्या है, एरिया वेक्टर अगर इस तरफ है, ध्यान दो इस चीज को, कि अगर मान लो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन की तरफ है, तो ए कॉस थीटा कहां होगा, इस तरफ परपेंडिकुलर। अब समझ में आया ना कि एरिया वेक्टर का कौन सा, आउटवर्ड नॉर्मल क्यों लेते हैं, समझ में आ गया। अब ध्यान दो इस चीज को, कि अगर आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन पर आया है, ठीक है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन पे आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे तो इस एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना है, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है। अगर ये थीटा बना रहा है इस तरीके से, तो ये होगा ए कॉस थीटा, ठीक है। अगर सरफेस इस तरीके से है, इस तरीके से मान लो, ठीक है, इस तरीके से, तो ए कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है, समझ में आया। आउटवर्ड नॉर्मल वाला, इसे कहते हैं आउटवर्ड नॉर्मल कंपोनेंट लेना है, ठीक है, समझ में आ गया भाई। ये थी आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी। इलेक्ट्रिक पल्स जब भी आपको निकालना होगा, ई डॉट ए करना होगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का, ठीक है। अब ध्यान दो, जब थीटा के वैल्यू से वेरी करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता चल जाएगा किस तरीके से वेरी कर रहा है, ठीक है। अगर थीटा 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन पर है और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन पर है, तब आपको फ्लक्स क्या मिलता है, मैक्सिमम। अरे यार नहीं मिलता क्या मैक्सिमम, ठीक है। और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाती है, 90 डिग्री का मतलब क्या, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पर है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन पर है, ठीक है, 90 डिग्री का क्या बन रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है, इसका मतलब कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, समझ में आया, ठीक है। और अगर 90 से बड़ी, 90 से ज्यादा है, तो क्या होगा, फ्लक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। ये थीटा को वैल्यू से चेंज करके फ्लक्स देख सकते हैं कि किस तरीके से वेरी कर रहा है। ये होता है आपकी पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी,
ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने। देखो जैसे आप वीडियो को नोट करने का तरीका बताऊं कैसे करना है नोट, ठीक है। जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूं और जो जो आप सुनते जा रहे हो, ठीक है, जो जो चीज आपको मिली, कैसे क्या चीज मिली कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ जो EA डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, लिख दो। चाहे आप इंग्लिश में लिखो, चाहे आप हिंदी में लिखो, अपने लैंग्वेज पे लिखो, लिख दो बस, ठीक है। एरिया वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट लेना है? वो कंपोनेंट जो आउटवर्ड नॉर्मल हो, ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर हो, वो कंपोनेंट आपको लेना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है वो लिख दो, स्केलर क्वांटिटी है वगैरह, ठीक है। तो यूनिट्स भी इसको आप लिख सकते हैं। एसआई यूनिट क्या होती है, ठीक है, एरिया की क्या होती है बताइए, एरिया के मीटर स्क्वायर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको पता ही है, ठीक है। चलो, अरे भाई स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले गॉस थ्योरम कहता क्या है, ठीक है, पहले उसको चीज को विजुअलाइज करो। गॉस थ्योरम कहती क्या है? गॉस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई सरफेस है, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, ठीक है, ये सरफेस है, इस सरफेस से जितनी टोटल नंबर ऑफ या जितना टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो किसके इक्वल होगा? वो होगा Q इन मतलब कितना चार्ज इसके अंदर है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? द नेट फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing over a surface is equal to the times the total one upon epsilon times the total net charge present within the surface। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कहती क्या है? स्टेटमेंट कहती है कि अगर आपके पास कोई सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस के अंदर क्या है? चार्ज है प्लस Q, ठीक है। इस सरफेस, ये सरफेस जो बना है, ठीक है, इस सरफेस से टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गुजरेगा वो किसके इक्वल होगा? वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। किसके टाइम्स? Q इनसाइड, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है, इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना रखा हुआ है। नहीं आई बात समझ में? अगर सरफेस के अंदर चार्ज है तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजरेगा, यही तो बता रहा है बस। अगर सरफेस के बाहर अगर चार्ज है, ठीक है, सरफेस, ये चार्ज जो है वो सरफेस के बाहर है, ठीक है, तब इसका जो गॉस थ्योरम है लगी नहीं सकती। तब कितना फ्लक्स गुजरेगा इस सरफेस से? गुजरेगा ही नहीं, 0। तो किस चार्ज की बात कर रहा हूं मैं? जो सरफेस के अंदर होगा। ध्यान में रखो इस बात को बस, चार्ज किस चीज, चार्ज की बात हो रही है जो सरफेस के अंदर प्रेजेंट है। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ठीक है, तो ये होता है क्लोज सरफेस इंटीग्रल जब आप लेते हो, ठीक है, किसका लेना है? E डॉट डी एस का, इलेक्ट्रिक E डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है? Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लो, ठीक है। ये है आपकी गॉस थ्योरम। एक छोटी सी चीज है लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन को ये क्या कर देती है? सॉल्व कर देती है, ठीक है। चाहे ये CBSE में देखो कोई बड़ा क्वेश्चन आता है नहीं उस हिसाब से, ठीक है। 2024 को देखो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, जी मेंस के लेवल के क्वेश्चन आए थे उसमें, ठीक है। तो क्या पता, बोर्ड वालों को कोई भरोसा नहीं होता, क्या पता आपकी किस्मत में आसान क्वेश्चन हो, क्या पता आपकी किस्मत में टफ क्वेश्चन हो। तो अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रांग रखनी है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला नोट करो जल्दी से पहले, ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला लेकिन सारी चीजें बता देता है ये,
ठीक है। ये है नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये एक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो होता है ई डॉट डी एस, हर एक छोटे से ई डॉट डी एस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है, डीएस को इंटीग्रेट करोगे पूरे सरफेस के लिए तो पूरे सरफेस की पता चल जाएगी, ठीक है। यही तो था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्यू इनसाइड है और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है कि अगर वो सरफेस फ्री स्पेस पे रखा है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान में रखो एप्सिलॉन नॉट तब डालना कि अगर ये सरफेस हवा पर रखा हुआ है, हवा पर, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि ये सरफेस है, उसको मैंने पानी के अंदर डाल दिया, या मैं कहूं कि उसने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तब फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा, आपको पहले भी बताया था। जब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है ना, तब ये रिलेटिव परमिटिविटी वाला बस यही तो चेंज होता है, फॉर्मूला एज इट इज है, ठीक है। तो यहां देखो, इफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इंट्रोड्यूस, अगर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, मतलब एप्सिलॉन आर, यही तो होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तब क्या होगा, तब आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब आपको देने ये, ठीक है। नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर चीज में लगेगा, चाहे पोलराइजेशन हो, ठीक है, सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है, चाहे डायपोल हो, चाहे कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए भाई। ये मैंने पिछले वाले पार्ट 1 में भी बताया था, वापस बताता हूँ कुछ चीजें में ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि अगर एक बार दिमाग से स्किप हो जाए तो दूसरे टाइम तो याद रहेगी, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई, इसे कहते हैं, इसका नाम देख लो, इसको क्या कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। अब इस एप्सिलॉन आर को क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर को चाहे आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट करो, कैपिटल के से डिनोट करो, ठीक है, चाहे आप क्या करो, इसको रिलेटिव परमिटिविटी करो, ठीक है। तो ये क्या होता है, रिलेटिव, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां तक गॉस लॉ की कहानी खत्म, ठीक है। यही थी गॉस लॉ, स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ लगाने के लिए ना आपको, अब मान लो क्यू आपके पास एक पॉइंट दे रखा है, क्यू चार्ज है, और पी पॉइंट पर मेरे को क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो गॉस लॉ लगाते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, ध्यान में रखो इस चीज को, ठीक है। टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है, यूज गॉस लॉ, यूज गॉस लॉ। ध्यान में रखो इस चीज को, जब कभी भी आपको ना क्वेश्चन आ जाए और पूछ रहा है कि वो कोई रैंडम सा स्फेरिकल शेल, स्फीयर कुछ भी दे दिया उसने, और आपसे पूछ रहा है कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर कितनी होगी बता दो, दिमाग में एक चीज आ जाएगी, गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस लॉ लगाऊंगा आंसर आएगा, गॉस लॉ लगाऊंगा आंसर आएगा। गॉस लॉ होता ही इसलिए है, क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। वो सारी चीजें आगे देखेंगे, इसी वीडियो में कवर करूंगा सारी चीजें, गॉस लॉ लगाया कैसे है, ठीक है। समझ में आया कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड करनी होगी तो गॉस लॉ लगा देना भैया, गॉस लॉ लगा देना, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने। चलो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, जो गॉस थ्योरम है, ये थ्योरम, इसका अब देखो थ्योरम होती है ना, उसका प्रूफ होता है, आए कहां से वो देखते हैं भैया। तो बहुत सा सिंपल सा इसका चीज है, ठीक है। एक चार्ज रखा हुआ है स्फीयर के अंदर, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इस चार्ज, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट मैंने मान लिया, क्या ले लिया, एक छोटा सा ds, एक एरिया एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ds एक एरिया वेक्टर, एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, डेल्टा एस है चाहे ds, ठीक है, एरिया एलिमेंट।
इस एरिया एलिमेंट का एरिया वेक्टर क्या होगा, ds वेक्टर, और उसके पास क्या होगा, ds n कैप, बताया था शायद आपको, ठीक है, बाहर की तरफ। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है, तो इस पे भी बाहर की तरफ गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेडियस r है, ठीक है, डायरेक्शन क्या है, रेडियल, ये है ना रेडियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस पर क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी E और r कैप। डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, E क्या मैग्नीट्यूड और r कैप क्या उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि इस तरफ है, रेडियल। नहीं आई बात समझ में? अच्छा जी, अब देखो कि फ्लक्स, ठीक है, अब मैं छोटा सा फ्लक्स निकालना चाहता हूं, पहले तो ये देखो एस करता हूं और एक छोटा सा फ्लक्स डी फाई ई, ठीक है, तो इसको करो इंटीग्रेट, ठीक है, पूरे सरफेस के लिए। अब डी फ्लक्स एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया था, एक छोटा सा फ्लक्स जनरेट हुआ होगा, वो छोटा सा फ्लक्स किसके इक्वल है, ठीक है, वो छोटा सा फ्लक्स किसके इक्वल है, तो डी फाई ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ds वेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं, E ds और यहाँ क्या हो गया, r कैप डॉट n कैप, ठीक है, r डॉट n कैप लोगे ना आप, तो क्या आएगा इसका आंसर बताओ जल्दी से, ठीक है। तो r डॉट n, रेडियल भी बाहर की तरफ, n कैप भी बाहर की तरफ, दोनों यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड बनाएगा, ठीक है। और कॉस कितना बनेगा, कॉस एंगल बनेगा 0, 0 कितना होता है 1, तो छोटी सी जो आएगी वो eds आएगी, ठीक है। ये आ गई आपकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटी सी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखूंगा eds, E और ds, ठीक है। E तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो E बाहर आ जाएगा, तो E कैपिटल E को आपने बाहर निकाला, ठीक है। अब इंटीग्रेट करना है पूरे सरफेस के लिए, किसको, ds को, ठीक है। अब इस ds को, एरिया एलिमेंट को, जब आप छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बताओ भाई, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा भाई, ठीक है, डॉट ds को करोगे क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, पूरा सरफेस का, ये पूरा सरफेस मिल जाएगा, पूरा सरफेस क्या, स्फीयर, ठीक है। और इस स्फीयर का एरिया कितना होता है भाई, ds इज इक्वल टू s, इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, r है नहीं तो r स्क्वायर, ठीक है। वो चीज यहां पर डालोगे आप, ठीक है, E इंटू ये आ जाएगा क्या, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। फ्लक्स है ना आपके पास, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स फाई एक्स है, ठीक है, टोटल फ्लक्स मतलब फाई डालो इसको, फाई, तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप यहां पर E की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू कितना आएगा, E की वैल्यू क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज की वजह से r डिस्टेंस में कितनी होती है, KQ डिवाइड बाई r स्क्वायर, KQ डिवाइड बाई r स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर से r स्क्वायर किया, K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई भी कट जाएगा, ठीक है। और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास आ जाएगा कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो पास करता है वो क्या होगा, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो Q है वो सरफेस के अंदर रखा हुआ है, तो मतलब Q लेना है इनसाइड वाला, Q चार्ज लेना है आपको इनसाइड वाला, अंदर वाला, अंदर वाले से मतलब है भैया बाहर वाले से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर बाहर है चार्ज, चार्ज बाहर है, इससे इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो गुजरेगी वो 0, कुछ गुजरेगा ही नहीं, ठीक है। ये इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आ जाता है 2 नंबर में कि स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, 3 नंबर में चलो, 3 नंबर फ्री के हैं यार, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम, अरे स्टेट लिख दिया और प्रूफ ये कर दिया, 3 नंबर बनते हैं इसके, नहीं यार 2 नंबर में है, 2 नंबर में आ सकता है, या आ ही नहीं सकता, या क्वेश्चन में लगवा सकता है,
भाई साहब चले आगे। अब जो गॉस लॉ हमने सीखा, अब उस गॉस लॉ का यहां पर हमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, जितना गॉस लॉ सीखा है उतना गॉस लॉ लगाओ। ठीक है, पहले आप निकालो इसका आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। मैंने सारी चीजें गॉसियन सरफेस बना के दे दिया यार आपको। ठीक है, अब गॉस लॉ लगाने से पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है। ये गॉसियन सरफेस क्या है, इसी में समझो इस चीज को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। आपके पास एक लंबी सी स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइटली, अरे रुकी नहीं रही, लंबी सी है। ठीक है, चार्ज मान लेते हैं इसमें प्लस 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 चार्ज है। ठीक है, अब पूछ रहा है मुझसे, ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर मेरे को बताओ कि इस लंबी सी स्ट्रेट वायर की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस P पॉइंट पर, बताओ। चलो, ये पूछ रहा है मुझसे, समझ में आया? इस P पॉइंट पर R दूरी पर, R दूरी देखो ये है लंबी सी स्ट्रेट वायर। ठीक है, इससे R दूरी पर, ये R दूरी एक पॉइंट है P, वहां पर मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी इस लंबी सी स्ट्रेट वायर की वजह से। ये क्वेश्चन है, समझ में आया? अच्छा भाई, अब लगाओ गॉस लॉ, क्योंकि आपको पता था कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को पूछेगा गॉस लॉ में लगाऊंगा। ठीक है, गॉस लॉ लगाया। गॉस लॉ का पहला नियम था कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे चाहिए R दूरी पर, इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर क्या बना दो, गॉसियन सरफेस बना दो। क्या बना दो, गॉसियन सरफेस बना दो। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, यही आपका गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस बना दो। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है सर? एक मिनट मेरे प्यारे बच्चे, सारी चीज बताऊंगा यार, ऐसे थोड़ी कहा है कि 5 मार्क्स पक्के कर लो। 5 मार्क्स पक्के का मतलब 5 मार्क्स आपको मैं दिलवा के रहूंगा यार इस चैप्टर से, चाहे कुछ भी जाए, चाहे 5 मार्क्स का है, गारंटी है 5 मार्क्स का आ सकता है, 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, ठीक है, जो भी है। 5 का आएगा तो बहुत बढ़िया आपके लिए, 3 का है, 4 का है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब भी तो मार्क्स मिलेंगे ना। ये गॉसियन सरफेस क्या होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस मतलब आपको एक सरफेस बनाना है, और सरफेस ऐसा बनाना है कि उसका एरिया आपको मालूम हो। नहीं आई बात समझ में? हाँ, कि सरफेस आपको ऐसा बनाना है, इस पॉइंट पर एक ऐसा सरफेस बनाओ कि उसका एरिया आपको मालूम है। यार आप इन्हें कुछ भी ऐसे उल्ट सुलट बना दोगे, एरिया ही नहीं मालूम, क्या फायदा गॉसियन सरफेस बनाने का। ठीक है, ये चीज मैं लिख रहा हूं यार, बच्चों को समझ में नहीं आती, इसमें गलती कर देते हैं कि गॉसियन सरफेस, यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओ। ठीक है, जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको निकालना है वो पॉइंट उस पर आ जाए, आ गया। ठीक है, उस पर आ गया। मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, सिलेंडर। क्या सिलेंडर का एरिया मुझे मालूम है? मालूम है यार, सिलेंडर का एरिया मेरे को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब गॉसियन सरफेस में जब आप निकालोगे ना तो एरिया वेक्टर खेलता है, हर चीज अब एरिया वेक्टर खेलता है, और एरिया वेक्टर में एरिया तो पता होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी रैंडमली ऐसे कोई भी ड्रॉ कर दोगे, ठीक है सर, कहोगे कि सर ये पॉइंट P तो आ गया, अब क्या करें, अब गॉस लॉ लग नहीं रहा। अरे मेरे प्यारे बच्चे, कैसे लगेगा? उस सरफेस का एरिया तेरे को मालूम है? नहीं मालूम। सरफेस ही टेढ़ी मेढ़ी सी बनाओगे तो कैसे एरिया निकलेगा उसका। ठीक है, अब ये मैंने बनाया सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया मेरे को मालूम था, सिलेंडर का जो मैंने बनाया गॉसियन सरफेस उस पॉइंट P पर भी आ गया। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस ऐसा लो, यहां लिख रहा हूं। ठीक है, गॉसियन सरफेस, ठीक है, ऐसा बनाओ, ऐसा जिसका एरिया आपको मालूम हो, जिसका एरिया, ठीक है, आपको पता हो। ठीक है, गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ जिसका एरिया आपको पता हो। ठीक, अब करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है,
मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, एक लंबी सी पतली सी, प्रूफ आ सकता है करने को कि प्रूफ कर दो 2 नंबर में 3 नंबर में, ठीक है। प्रूफ कर दो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर क्या होती है, ये होती है, ठीक है। ये सब प्रूफ के में आ सकते हैं, ठीक है। अब प्रूफ वाले आ सकते हैं। मेन मोटिव क्या है इसका, मेन मोटिव कंसेप्ट है यार, ये गॉस लॉ लगता कैसे है, चाहे आपको कितना भी हार्ड क्वेश्चन दे दे। जी मीन्स में क्या होता है ना, इसको हार्ड क्वेश्चन करने के लिए क्या देगा, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो यूनिफॉर्म है, हर जगह से एक समान फैला हुआ है, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। अच्छा अब इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसके पास क्या हो कि लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा इसके पास क्या है, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज, ठीक है। यह है यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। मैंने आपको कल पार्ट 1 पर बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। 1 डायमेंशनल है ना ये स्ट्रेट वायर, 1 डायमेंशनल, लेंथ ही लेंथ है इसके पास, ब्रेथ थोड़ी है, ठीक है भाई। क्यों क्या है इसके पास, अब देखो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू डिवाइड बाय जितनी इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है, एल है, एल, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके पास आया Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। इसको नोट कर लो, पहला 1 नंबर 1 कर दो इसको, कि आगे यहां से बहुत सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू लैम्डा एल। Q क्या है, इस लंबी में चार्ज, इसका चार्ज है, Q चार्ज प्रेजेंट है इस लंबी वायर पर, ठीक है, स्ट्रेट वायर पर, ठीक है भाई। यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ लगाओ, यूजिंग गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि गॉसियन सरफेस है, जितना टोटल नंबर ऑफ नेट फ्लक्स पास करेगा वो किसके इक्वल होगा, नेट फ्लक्स। तो Q फाई ई, ठीक है, नेट फ्लक्स Q इनसाइड जितना चार्ज होगा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब नेट फ्लक्स के लिए 3 सरफेस बनेंगे, पहला ये सरफेस, दूसरा कर्व सरफेस और तीसरा ये नीचे वाला सरफेस। नहीं आई बात समझ में, पहला ये गोल सरफेस ऊपर वाला, ये दिखने आ रहा है सिलेंडर, अरे यार सिलेंडर का ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, पहला सरफेस, दूसरा कर्व सरफेस बीच वाला, और तीसरा ये नीचे वाला, ठीक है। अब ध्यान दो इस चीज को, ठीक है। अब ऊपर वाले के लिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो इस चीज को, इस मेरे को बता दो यार, इसका ऊपर वाले का नॉर्मल एरिया वेक्टर क्या बनेगा, जल्दी बता दो यार प्लीज यार, अब ऐसे गलती मत करो दोस्त, बताओ यार क्या होगा। इसका एरिया वेक्टर के डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ, ये इसका एरिया वेक्टर ये है, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी इस तरफ, ठीक है। दोनों के बीच में एंगल कितना आया, 90 डिग्री आया। सर 90 डिग्री जब भी आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल 90 होगा, तब कोई भी फ्लक्स इस सरफेस से पास नहीं करेगा। अगर मानो कि इस सरफेस को मैंने बोला A, ठीक है, इस B को बोला B और इसको बोला C, तो नेट फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू सरफेस A इज 0, फ्लक्स थ्रू सरफेस C इज 0। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, ये बताओ मेरे को। इस वाले सरफेस के लिए ये नीचे वाला गोल वाला एरिया वेक्टर क्या हो, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, इधर की तरफ, नीचे की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। और ये एरिया वेक्टर इस तरफ, एंगल कितना बना, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इस सरफेस से भी कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास ही नहीं कर रही। यहां से पास नहीं करेगी तो यहां से तो पक्का पास करेगी भाई। अरे साफ साफ दिख रहा है ना, प्लस से बाहर निकलेगी इस तरफ से, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब आप ये चीज लिखोगे यहां पर, फ्लक्स थ्रू सरफेस, फ्लक्स थ्रू सरफेस A एंड C, सरफेस A एंड C is 0 as electric field
परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया। अब नेट फ्लक्स जो जनरेट होगा वो किस सरफेस की वजह से वो आएगा, जो नेट ये था नेट फ्लक्स ना, वो एक इसकी वजह से आ रहा था पहला, दूसरा इसकी वजह से, तीसरा इसकी वजह से, इन तीनों को ऐड करूंगा तो नेट फ्लक्स जनरेट होता। लेकिन मेरे को क्या मिला कि इसकी वजह से, सरफेस ए की वजह से और सरफेस सी की वजह से फ्लक्स जनरेट ही नहीं हुआ, जीरो फ्लक्स। तो जो नेट फ्लक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो जो नेट फ्लक्स आएगा किसकी वजह से, इस सरफेस की वजह से, ठीक है। तो अब देखो जो नेट फ्लक्स आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये सी बी है, तो क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, ई डॉट डी एस, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पूरा जो एक गॉस लॉ था इस पे टूट गया। नहीं आई बात समझ में। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, ठीक है। अब आगे देखो इस चीज को कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बाहर निकाल ली, इंटीग्रेट कर दो पूरे सरफेस एस के लिए, किसको, उस छोटे से एरिया एलिमेंट डीएस को, ठीक है। इसी इक्वल्स टू क्या आएगा भाई, यहां पर क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इनसाइड कितना चार्ज है, ठीक है, और इनसाइड वाला चार्ज किसके इक्वल था, मैंने आपको पहले लिखवा के वहां पर दे दिया था, क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल था भाई, लैम्डा है। नहीं आई बात समझ में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इनटू, ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 पाई आर, और इसकी लेंथ कितनी एल, इस इक्वल्स टू कितना होगा, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इनटू 2 पाई आर एल इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर, लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एल से एल कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास निकल के आ गई मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको याद कर लो या समझ लो, जो आपको करना है वो कर लो, ठीक है। लो भाई, एक इनफाइनाइटली लंबी सी वायर की वजह से किसी पॉइंट आर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है, E इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म पर लिखना चाहूं तो इन वेक्टर फॉर्म यहां लिख रहा हूं, ठीक है, मैं इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो जो E की वैल्यू होगी, E वेक्टर जो आएगा वो कितना आएगा भाई, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आएगा आर क्या है कि रेडियल के लॉन्ग होगी उसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये उसका मैग्नीट्यूड है, आर कैप क्या है उसका डायरेक्शन है, ठीक है भाई। अब यहां से एक चीज आप नोटिस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, वो चीज क्या है, इस केस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि 1 बाय आर के। भाई कितनों ने ये नोटिस कर लिया, लैम्डा कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है ना यार, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इनवर्सली किसके आ गया, 1 अपॉन आर। तो जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे, ये है लंबी, जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे वैसे वैसे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा भैया, ग्राफ देखो इसका कैसे बनेगा, ठीक है। ये आपका अगर आर है और ये आपका अगर ई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच ही तो ग्राफ बनेगा ना। तो क्या देख पा रहे हो आप देख रहे हो जैसे आर हमारा कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी जब, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से गिरता हुआ। समझ पा रहे हो ना चीजों को, जैसे जैसे आप आर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दी A to Z,
लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या था, गॉस लॉ लगाया कैसे, इस पे ये सीख लिया आपने, ठीक है। दूसरी चीज हमने ऐसे ग्राफ कैसे बनाते हैं, कभी कभी कहा था ना, देखो पॉइंट तोड़ के आएगा ये, अगर टूट के आएगा तो कैसे आएगा, स्टेट एंड प्रूफ गॉस लॉ, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन आएगा, या तो ये वाला आएगा, या तो 2 नंबर में इसको प्रूफ करना है और 1 नंबर ऐसा ग्राफ बना दो, कैसे वेरी कर रहा है वो भी बताना है, बता दिया कैसे वेरी करता है, क्यों ऐसा ग्राफ बनेगा, इसको इसकी वजह से बनेगा। समझ में आ गया, गॉस लॉ लगा के चले। चलो मेरे प्यारे बच्चों आगे नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। आपके पास इस बार क्या दे रखी है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट दे रखी है इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है। अच्छा, और इनफाइनाइट है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर मेरे को क्या लिखना है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो कैसे लिख पाऊंगा, ये देखिए, ये निकालना आपको, फिर वही गॉस लॉ। अब ये गॉस लॉ लगेगा कैसे, ध्यान में दो इस चीज को, ठीक है। अब देखो मेरे को इस पॉइंट पर निकालना था, इस पॉइंट P पर, जो कि कितने डिस्टेंस की दूरी पर है, R, यहां से, और सेम यहां से ये दूरी कितनी है, R, ठीक है, ठीक है। इससे इस P पॉइंट पर, कहां है P पॉइंट पर, मेरे को क्या पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड करनी है इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। गॉस लॉ लगाऊंगा, ठीक है। गॉस लॉ लगाने के लिए मेरे को चाहिए गॉसियन सरफेस। भाई बिना गॉसियन सरफेस बनाए आप गॉस लॉ नहीं लगा सकते, तो आपने सोचा, दिमाग लगाया कि इस पर कैसा गॉसियन सरफेस बनाना है, जो मैंने आपको समझाया था। गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ कि वो पॉइंट उसके अंदर आ जाए, वो पॉइंट उसमें आना चाहिए जिस सरफेस को आप बनाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था कि गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए जिसका एरिया आपको मालूम हो। अब कुछ भी अगर बना दोगे तो कहां से निकलेगा भाई, टेढ़ी बेड़ी से अगर कुछ फिगर बना दोगे तो एरिया कैसे निकाल पाओगे यार, नहीं आई बात समझ में, ठीक है। तो मैंने बनाया एक बार फिर सिलेंडर, एक बार मैंने क्या बनाया, फिर से क्या बनाया, सिलेंडर बनाया, ठीक है। P पॉइंट चाहे यहां निकालो चाहे यहां निकालो, अब आपको देखेंगे, ठीक है। अब इस चीज पर देखो, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ सरफेस ए के लिए, ध्यान दो इस चीज को। मैंने वापस क्या बनाया, इसमें भी 3 सरफेस बनेंगे, पहला ए, दूसरा हो गया बी, और तीसरा सरफेस सी। नहीं आई बात समझ में, पहला सरफेस ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ठीक है। अब इस वाले से कितनी फ्लक्स गुजरेगी, इस वाले सरफेस ए से, चेक करो फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहां से नेट फ्लक्स कितना आएगा, यहां से फ्लक्स थ्रू ए से कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्लक्स थ्रू सरफेस ए, सरफेस ए से कितना फ्लक्स आएगा, फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, नॉर्मल वेक्टर है बाहर की तरफ, तो आंसर कितना आएगा भाई, यहां से फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू ए, ठीक है, कितना आएगा, ई ए, ई ए, इसको नंबर 1 मैंने कह दिया, ठीक है। फ्लक्स थ्रू सरफेस सी देखो सबसे पहले से, फ्लक्स थ्रू सरफेस सी, ये सरफेस सी से कितना फ्लक्स गुजरेगा, सेम ही तो गुजरेगा, ये भी सर्कल वो भी सर्कल, ये भी सर्कल वो भी सर्कल, ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, सेम फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। सिमिट्री आ गई ना, सिमिट्री नहीं मालूम क्या, अरे यार 20 से काट दिया, जितना हिस्सा इधर जितना हिस्सा इधर, ये कितना आएगा सी से, ये आएगा आपका ई ए, ठीक है। इसको आपने नंबर 2 बोल दिया मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे को बताओ, जिसने सच सच बताओ भाई, देखो भाई अब तुम बताओ यार प्लीज यार, कि मेरे को बताओ बी वाले से कितना फ्लक्स गुजरेगा, जल्दी कमेंट्स में लिखो, जल्दी लिखो भाई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कमेंट्स पर आपको लिखना है भाई कि बी वाले से कितना गुजरेगा, जल्दी बताओ यार। जिसने यहाँ तक वीडियो देख रखी, जिसने यहाँ तक एरिया वेक्टर पढ़ लिया, वो मेरे को बता देगा कि बी वाले सरफेस से कितना फ्लक्स गुजरेगा, जल्दी। सर फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस डायरेक्शन की तरफ,
इस तरफ इसकी क्या आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल होता है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। तो आउटवर्ड नॉर्मल मतलब एन कैप की डायरेक्शन इस तरह। एंगल बना 90 का, और जैसे ही एंगल 90 का बना तो कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा इस सरफेस से। तो अब यहां लिखोगे आप फ्लक्स थ्रू सरफेस बी इज 0। ठीक है, अब भाई यहां पर लिख के खत्म मत करना। अरे ये तो 9-10 वालों के लिए है यार, ये यहां पर लिख के खत्म क्यों कर रहे हो? आगे रीजन दो ना कि 0 क्यों हुआ। भाई सीबीएसई में क्या होता है ना, ये सीबीएसई वालों को एल्गोरिथम फॉलो होता है भाई, हर इस चीज के स्टेप्स में नंबर मिलते हैं आपको। यहां ठीक, यहां ठीक, यहां गलत, तो 2 के तो नंबर देगा। यहां ठीक, यहां ठीक, यहां ठीक, पूरा ठीक है देगा। लेकिन 4 स्टेप की है और लास्ट में आपने आंसर गलत कर दिया तो पूरा नहीं काटता कभी एग्जामिनर आपका। ध्यान दो इस चीज को, जितना सही किया है उतने के नंबर मिलते हैं, स्टेप्स की नंबर मिलते हैं। समझ में आया? तो फ्लक्स थ्रू सरफेस बेस 0। भाई 0 क्यों है? तो यहां पर आप बताओगे ना, यहां पर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर है कि नहीं है? ठीक है, डायग्राम में शो कर दोगे बना के, बस काम हो गया। अच्छा भाई, तो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ, गॉस लॉ होता है कि नहीं होता? अच्छा, नेट फ्लक्स कितना जनरेट हुआ भाई? सरफेस ए से आया ई ए, सरफेस सी से आया ई ए, और यहां से आया 0, तो क्या हो गया, ई ए 2 इज इक्वल टू, यह है इनफाइनाइट प्लेन सीट है, सीट के पास लेंथ भी है, सीट के पास ब्रेथ भी है। तो कौन सी सरफेस चार्ज डेंसिटी में ये यहाँ पर, कौन सी चार्ज डेंसिटी मुझे यहाँ पर यूज करनी चाहिए? आप लोग बच्चों ने कहा कि सर सिग्मा यूज करो। सिग्मा क्या होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है? चार्ज डिवाइड बाय एरिया। तो इसका मतलब आपके पास क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा ए, आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो सिग्मा ए आपने यहां लिखा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए से ए काट दिया। ठीक है, और आपके पास आंसर क्या आया? मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूं, इतना उतार रहा हूं जल्दी से। आपके पास आई कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस इक्वल्स टू क्या आएगा? सिग्मा 2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ रहा है भाई, यही आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या चीज नोटिस कर पा रहे हो कि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, या उस आपके डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। किसी केस पर, इनफाइनाइट प्लेन सीट के केस पर, आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन सीट है, चाहे आप कितने भी दूरी पर पूछो, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 100, उसकी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, हर जगह। आर तो है नहीं नीचे। अरे यार, जितनी दूरी पर रखा था मैंने उसको, पीछे देखोगे ना जितनी दूरी पर मैंने इसको रखा था। अब ध्यान दो, मैंने इसको आर दूरी पर, पी पॉइंट पर मैं पूछ रहा था इससे कितनी होगी भाई, बता दे। उसने बता दिया, उसने बोला कि आर दूरी से मतलब ही नहीं है, हर जगह की बताऊंगी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह की बता दूंगी। चाहे तुम आर पूछो, चाहे 2R पूछो, चाहे 10R पूछो, हर जगह की बताऊंगी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं करती, कांस्टेंट मतलब। इस केस पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस केस पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। ठीक है, आर से क्या है? इंडिपेंडेंट है।
ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी किसके अलोंग, वेक्टर फॉर्म में आर कैप के अलोंग आएगी, ठीक है। मतलब आर अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब वही कैसे एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ और लिख दूंगे। अरे यार इस सीट को मैंने पानी के अंदर डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, बस वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस, ठीक है। तो आपको बताया था E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये लगा दो बस, इसकी जगह चेंज करके ये लगा दो बस, ठीक है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसे बोलेगा सीट को मैंने पानी के अंदर डाल दिया और पानी के अंदर बताओ आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। बच्चा घबरा जाता है, यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, करवाया ही नहीं है सर ने, तो टीचरों तक ने इसको करवाया नहीं है। अरे यार कॉमन सेंस लगा, सब करवाया हुआ है। आपको ये फॉर्मूला भी पता है कि पानी में रखो चाहे किस शहद में रखो चाहे किसी में रखो, चाहे आप डायल, उस पानी में रखने का मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। बस यही तो है, और उसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। अब आप ये एप्सिलॉन नॉट की जगह, अब यार ये फ्री स्पेस की केस है, ठीक है। जब आपका फ्री स्पेस पर क्या होता है ना, ये रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 होता है, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट को किसके इक्वल आ जाती है, परमिटिविटी फ्री स्पेस के इक्वल आ जाती है। नहीं आई बात समझ में? चलो अब है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। आपके पास का एक पतला सा, बहुत ही पतला सा क्या है, स्फेरिकल सेल है। इस स्फेरिकल सेल की वजह से, ठीक है, आपको दूरी पर पता करना है कि कहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। स्फेरिकल सेल की रेडियस कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल आर है, ठीक है। अब इसकी वजह से आपको बताना है, ठीक है। अब डिस्टेंस लो कि कहां कहां पर केस बनाओ, केस बनाओ कहां कहां पर हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले पता करेंगे कि इस स्फेरिकल सेल के अंदर, इस स्फेरिकल सेल के अंदर, अंदर मतलब आर, जो कैपिटल आर से कोई छोटा सा एक हमने क्या लेना है, एक दूरी लेनी है, और वहां पर पता करेंगे कि इस दूरी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी, कितनी होगी। फिर हम इसके सरफेस पर देखेंगे अगर कि सरफेस पर कितनी जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हम देखेंगे अगर सरफेस से मैं बाहर जा रहा हूं तो इस आर पॉइंट पर कितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकता है। कौन है ये, स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल, इसका नाम क्या है, थिन स्फेरिकल सेल। चलो भाई केस फर्स्ट बनाओ सबसे पहले, केस फर्स्ट। अब इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसका क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा क्या है इसकी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सिग्मा इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी है, आर क्या है इसकी, रेडियस, कैपिटल आर, रेडियस, ठीक है। तो केस फर्स्ट, सबसे पहले केस आपका फर्स्ट आता है, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट क्या होगा, व्हेन, जो आपकी जो रेडियस होगी, ठीक है, उससे एक छोटा पॉइंट लेना, मतलब अंदर की बात कर रहा हूं, ठीक है। व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब है कि मैंने पूछा कि इसके यहां पर क्या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर पूछ रहा हूं मैं, अंदर वाले पॉइंट पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो क्या लगाऊंगा, गॉस लॉ। अरे गॉस लॉ लगाऊंगा, लेकिन कैसे लगाऊंगा, सर ने बताया था गॉस लॉ लगाने के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ता है, और गॉसियन सरफेस ऐसा बनाओ कि उसका एरिया आपको मालूम हो, उसका एरिया आपको पता हो, ठीक है। गॉसियन सरफेस तो बना लिया भैया, ठीक है। स्फीयर जनरेट किया, स्फीयर बनाया, ठीक है। क्या वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। लगाओ गॉस लॉ, लगाओ गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। अब आपने क्या लगाया, गॉस लॉ, और गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स,
ये क्या फाई नेट फ्लक्स किसके इक्वल होता है भाई, क्यू इनसाइड के अंदर कितना चार्ज है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन इस थिन स्पेरिकल शेल पर चार्ज तो सरफेस पर है, यहां चार्ज है भैया, इसका चार्ज कहां पर है, इसका चार्ज तो यहां पर है, प्लस 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 प्लस। ठीक है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, और जब जब अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तब तब गॉस लॉ नहीं लगेगा। तब तक गॉस लॉ लगाने का मोटिव ही क्या है, गॉस लॉ तो ये कहता है कि आपके पास सरफेस के अंदर चार्ज होना चाहिए यार, तभी तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता पाऊंगा। सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, क्यू इनसाइड कितना है, 0। ठीक है, यहां लिखोगे आपकी क्यू इनसाइड कितना है, इसमें क्यू इन कितना है, 0। और जैसे ही आपके पास क्यू इन 0 आया तो नेट फ्लक्स कितना आया, 0। नेट फ्लक्स 0, इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा ही नहीं रही होगी, सरफेस से पास ही नहीं कर रही होगी। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां आएगी, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0। समझ में आई बात। ठीक है, तो थिन स्फेरिकल शेल के अंदर या अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होती। समझ में आया इस बात को। ठीक है, अब देखो केस 2 की बारी। केस 2 क्या कहता है, जब आपकी जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो। ठीक है, सारी चीजें बता रहा हूं, सारे केस क्या क्या केस बन सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन, ठीक है, जब आपकी स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर के इक्वल होगी तब क्या होगा, इस केस पर क्या होगा, इस केस पर क्या है, चार्ज कितना अंदर, क्यू। इस क्यू और आर दूरी पर आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट आर पर, कि आर दूरी पर मेरे को एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, तो कैसे लिखते हैं भाई, सिंपल फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो इस केस पर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, के कितना चार्ज है इसके अंदर भैया, क्यू चार्ज है। ठीक है, तो के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये कहां से आया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अरे मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक चार्ज दिया था पार्ट फर्स्ट में और बताया था इस चार्ज की वजह से आर दूरी पर एक पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, सारी चीजें पिछले पार्ट 1 में बता रखी थी। ठीक है, अब केस आपका थर्ड आता है, तो थर्ड केस पहले तो इसको यार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, अब पहले तो मैं इसको इरेज करूंगा। चलो केस थर्ड की बात करेंगे अब। ठीक है, केस थर्ड क्या कहेगा, चलो भैया। ठीक है, तो केस मैं इसको डालता हूं थर्ड, केस थर्ड कब, जब आपकी जो दूरी है वो इस आर से, कैपिटल आर से ज्यादा है। ठीक है, तो व्हेन स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तब क्या होगी, इस पॉइंट पी पर मेरे को स्मॉल आर दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने की थिन स्फेरिकल शेल की वजह से कितनी जनरेट होगी। अरे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आएगा क्वेश्चन में, मैं गॉस लॉ लगाऊंगा। मैंने गॉस लॉ लगाया और सर ने बताया था कि गॉस लॉ ऐसे लगाना है, ठीक है, कि वो सरफेस गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाए। ठीक है, गॉसियन सरफेस बनाओगे और गॉसियन सरफेस भी ऐसा बनाना है कि उसका एरिया आपको मालूम हो। तो मैंने स्फीयर बनाया, मैंने क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। ये गॉसियन सरफेस क्या मेरे प्यारे बच्चों, स्फीयर है। ठीक है, और उस पॉइंट पी पर, जिस पॉइंट पर पी पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए थी, उस पॉइंट पी पर वो सरफेस पर आ रहा है, गॉसियन सरफेस के अंदर आ रहा है। अब होगा काम चालू। अब नेट फ्लक्स
तो भाई वापस करो इसको नेट फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ। अब आपने गॉस लॉ लगाया, गॉस लॉ लगाऊंगा, ठीक है, और गॉस लॉ लगाई यूजिंग गॉस लॉ, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा भाई, क्यू इनसाइड क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और क्यू इन की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, क्यू इन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, सिग्मा ए, ठीक है। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होती भाई, ई डॉट डी एस आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, नॉर्मल बाहर की तरफ, एंगल बना 0, तो यहां आ जाएगा आपके पास ई ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या आएगा, क्यू इन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो यहां पर एरिया किसके इक्वल होगा, अब आप क्यू इन की वैल्यू डालना चाहते हो तो क्यू इन की वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। और एरिया किसका, एरिया स्फीयर का एरिया, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस स्फीयर का एरिया कितना होगा भाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दो इस चीज को, ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, इसी कॉस्ट क्यू इन की वैल्यू क्या थी, सिग्मा, सिग्मा इंटू यह एरिया उस बड़े वाले का, ठीक है, अच्छा जी, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास यहां से निकल के आ जाएगी सिग्मा ए डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम ये भी कह सकते हैं, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर है, इतनी जनरेट होती है। चाहे आप इसको इस तरीके से लिखना चाह रहे हो, चाहे इनसाइड चार्ज की वजह से लिखना चाह रहे हो, ठीक है, चाहे आप इस तरीके से लिखना चाहोगे इसको, E इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, Q अपॉन K, Q डिवाइड बाय K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q क्या है सिग्मा A, ठीक है, और R स्क्वायर, आर स्क्वायर, यही तो एक चीज सेम ही चीज है मेरे प्यारे बच्चों, मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। जैसे आप अपनी कार खरीदते हो ना, तो कार तो वैसे ही आती है सिंपल सी, लेकिन बच्चे क्या करते हैं पे लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, एकदम अलॉय वॉलॉय वगैरह सब लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला तो यही है भाई, फॉर्मूला तो ये चाहिए है, मॉडिफाई करो अपने अकॉर्डिंग, के की वैल्यू डालनी है डालो, चार्ज को सिग्मा ए करके डालना है डालो, फिर ए की वैल्यू डालनी है डालो, जो भी करना है आपको डालो बस, ठीक है, इस तरीके से। अब इस एरिया की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इस एरिया की वैल्यू, इस एरिया, ठीक है, ये एरिया A1 है, इसको एरिया डैश कहते हैं, सिग्मा ए डैश, तो इस ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आपके पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। ये सारे केसेस है, ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है, ठीक है, 5 नंबर में क्यों आता है भाई, स्टेप्स केस 1 केस 2 केस 3 करके करना है आपको, ठीक है, 3 नंबर का ही हो गया, 2 नंबर का, और लास्ट में आपसे ग्राफ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक बार इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ इसका कैसे बनता है, ठीक है। अब ग्राफ इसका हम बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप करो इसको, ठीक है, ठीक है, ये आपका R हो गया, ठीक है, और यह आपका E हो गया, ठीक है। सबसे पहले जब हमने अंदर की बात करी थी ना, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, 0 थी, इसका मतलब ये, ठीक है, तो ये R है, ठीक है, इस R पर, और ये क्या है 0 से अगर मैं ले रहा हूं, अगर आपकी जो R दूरी है, R दूरी वो इस R से छोटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अंदर 0, तो E इज इक्वल टू 0, ठीक है, 0 थी ना, हमने करके देखा था। केस 2 क्या था, जब आपकी इलेक्ट्रिक R डिस्टेंस R के इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है, आपकी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी, और वो आपकी क्या थी
मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड थी। तो ये क्या है आपकी इस पॉइंट पर, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैक्सिमम क्यों कह रहा हूं ना मैं, इसलिए जब आपने अब सरफेस के बाहर वाली भी निकाली, आउटसाइड वाली, उसमें आर स्क्वायर आ रहा है। अब जैसे जैसे आपका आर बढ़ेगा अब इलेक्ट्रिक फील्ड गिरती जाएगी, तो इस केस पर आपकी मैक्सिमम थी, ठीक है। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, गिरेगी, तो यहां से इस तरीके से ग्राफ आएगा। वापस करो इसको, ठीक बनेगा तो ऐसे ही, ठीक है, जरा लाइन का है उस, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से गिरने स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है भाई। ये है, ऐसा कैसे गिरेगी, ये गिरेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² पर। पीछे फॉर्मूला में देखा भाई, फॉर्मूले जो चीज हमने निकाली उसी से ग्राफ बनाया है, उसी से ग्राफ बनता है, समझ में आए। अब लिख लो, आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए हैं 100%, ठीक है, 5 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई हो, ठीक है, वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपको 5 मार्क्स मैंने पक्के करवा दिए, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अपने दोस्तों को ख्याल रखो यार, दोस्ती ना काफी अच्छी चीज होती है। अब ये नहीं कि आपने देख लिया आप नंबर ला रहे हो, ऐसे नहीं यार। कुछ दोस्त होते हैं कि मैंने जानते देखा कि कुछ दोस्त होते हैं ये सोचते हैं कि यार मेरे नंबर आने हैं कोई बात नहीं, मैं दूसरे को नहीं बताऊंगा, उसके नंबर मेरे से ज्यादा नहीं आने चाहिए, ऐसा। अरे यार ऐसी भावना मत रखो, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी समझ आई तो आप किसी अपने दोस्त को सजेस्ट कर सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, भाई तू इस वीडियो को देख ले भाई, तू एकदम पास हो जाएगा, तेरे बिल्कुल अच्छे नंबर आ जाएंगे, मतलब समथिंग इस तरीके से रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। और आपके जो भी डाउट्स है वो सारे कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या क्या डाउट है, PYQs चाहिए, जो भी चाहिए बोर्ड के ऊपर सब लिखो, ठीक है। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। आप लोग ना एक फैमिली की तरह, हम फैमिली क्रिएट करना चाह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और फैमिली मेंबर आपको बनाना चाह रहे हैं, आप हमारे फैमिली मेंबर हमारे साथ जुड़ोगे कब, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। जैसे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप हमारी फैमिली वेदांतिक परिवार का एक हिस्सा बन जाओगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और बेल आइकन दबाना मत भूलना यार, तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो चीजों को, ठीक है। तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है। बाकी काम बाद में करूंगा, पहले इस वीडियो को देख लेता हूं जल्दी से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज जो भी पढ़ाया वो बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं जो पढ़ा दिया गया है और सुन रहे हो खाली, नहीं यार, लिख के करना है, ठीक है। एफर्ट भी आपको मारने पड़ेंगे, मेरे से जितने एफर्ट लगेंगे वो मैं सारे एफर्ट्स मारूंगा आपके लिए। 30 डेज के अंदर विदिन 80+ स्कोर आपका जनरेट करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।